नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। ये देश कायरों के हाथ में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। ये उठेगा, ये लड़ेगा। ये बात आज प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर अपने पहले भाषण में की है। प्रियंका गांधी का पहला भाषण और एक के बाद एक कई बड़े प्रहार केंद्र सरकार पे किए। मोदी सरकार को घेरा है। अडानी से लेकर यूपी सरकार के रवैये पर भी कई सवाल उठा दिए। प्रियंका गांधी का ये भाषण कितना असरदार रहने वाला है और ये आगे कितना कमाल करेगा, इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। हालांकि प्रियंका गांधी का आज का जो भाषण था वो केंद्रित रहा केंद्र सरकार की नीतियों से लेकर केंद्र सरकार की मौजूदा स्थिति को लेकर, कैसे समाज के अंदर, देश के अंदर भय का माहौल है और कैसे अडानी को पूरा देश बेचा जा रहा है, इसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने हमला बोला है। इसी पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि प्रियंका गांधी का पहला भाषण कितना असरदार रहा और सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल संसद के अंदर पीएम मोदी जवाब भी देते दिखाई देंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशीष जी। आशीष जी जो बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, लगातार सामाजिक मुद्दे हो या फिर राजनीतिक पहलुओं पर भी हम उनसे चर्चा करते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। आशीष जी, आज शुरुआत इसी से करते हैं कि प्रियंका गांधी पहली बार संसद के अंदर बतौर सांसद अपनी बात रख रही थी, स्पीच दी। कैसी लगी ये स्पीच, कितनी असरदार और कितनी पावरफुल रही? जी आशीष जी, क्या कुछ कहेंगे आज प्रियंका गांधी की स्पीच को लेकर? सबसे पहले तो आज 13 दिसंबर को उन शहीदों को नमन करेंगे जिन्होंने संसद पर हुए हमले के दौरान अपनी जान गंवाई। आज जी उस बरसी को याद करते हुए प्रियंका गांधी ने भी संसद में नमन किया और उसके बाद अपनी बात कहना शुरू किया। एक बहुत ही प्यारी लाइन मुझे याद आती है। एक मूवी आई थी जागृति, सत्येंद्र बोस की, जिसमें कहा गया था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। उसी बात को आज सार्थक करते हुए प्रियंका गांधी का पूरा भाषण इसी के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि ये मिट्टी, ये हमारा देश बलिदान का देश है, ये हमारा देश त्याग का देश है, हमारा देश तपस्या का देश है। और इस देश के वीरों ने, इस देश के जवानों ने और क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराया। आज प्रियंका गांधी ने जो निडरता के साथ अपना पहला भाषण कहा, उससे आप निश्चित तौर पर मानिए मोदी सरकार पूरी तरीके से हड़कंप में आ गई है। कि पहले तो राहुल गांधी ही उन पर हमला किया करते थे, राहुल गांधी ही जनता की लड़ाई वहां पर लड़ा करते थे संसद में, लेकिन अब एक और गांधी संसद में लड़ने के लिए आ गया है। ये वही वाकया है और ये वही परसेप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए, वही दृश्य होना चाहिए जब अंग्रेज महात्मा गांधी से घबराते थे। यहां भारतीय जनता पार्टी व नरेंद्र मोदी व अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से घबरा रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने बहुत ही अच्छी बात कही, ये देश कायरों के हाथ में नहीं रहेगा, ये देश बुद्धिलों के हाथ में नहीं रहेगा। कुछ दिन सत्ता जरूर इनके हाथ में है, लेकिन कुछ दिन के बाद सत्ता का परिवर्तन होगा और सत्ता वापस गांधी के ही हाथ में आएगी, कांग्रेस के हाथ में आएगी, इंडिया गठबंधन के हाथ में आएगी, जो इस देश के मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज संविधान के साथ क्या हो रहा है? आज संविधान के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी पूरी रूपरेखा संसद में तैयार हो रही है। संसद में हम देख रहे हैं कि संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान का कहीं मान नहीं है, संविधान का हर जगह अपमान किया जा रहा है। आज मैं एक भाषण सुन रहा था जब राजनाथ सिंह जी कह रहे थे, राजनाथ सिंह जी पिछली सरकारों पर बहुत आरोप लगा रहे थे, प्रत्यारोप कर रहे थे कि पिछली सरकार ने यूं कर दिया, 70 साल में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और उन्होंने सरकार गिराने की, सरकार बदलने की कई बातें बोली। मुझे दुख उस जगह हुआ कि जब लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें इस बात पर नहीं टोका कि संविधान की हम बात कर रहे हैं, आप सरकारें गिराने की, सरकारें उठाने की बात क्यों कर रहे हैं। और जब प्रियंका गांधी ने उसी बात को दोहराया, जब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के उदाहरण पर राजनाथ सिंह को ट्रोल किया और राजनाथ सिंह जी की बात को दोहराया, तब लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये ऐसे लोकसभा चलती है, ये अध्यक्ष का दायित्व होता है, ये अध्यक्ष का कर्तव्य है। अध्यक्ष निष्पक्ष होता है, लेकिन यहां
चाहे आप राज्यसभा में देखें या लोकसभा में देखें, अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण तरीके से सत्ताधारी पार्टी को पूरा फेवर करते हैं, सत्ताधारी पार्टी को पूरा मौका देते हैं और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहते हैं। विपक्ष के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। अरे विपक्ष के साथ रिश्ता मत रखिए, लेकिन इस लोकतंत्र में जिंदा रहने के लिए जो संविधान ने रचनाएं की है, उस रचना के आधार पे तो आप अपना कार्य कीजिए। संसद को मंदिर कहा जाता है न्याय का, कि जहां जनता के हितों की लड़ाई होती है, जहां जनता के मौलिक अधिकारों की लड़ाई होती है, जहां जनता के लिए नीतियां बनाई जाती है, जहां जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी से निजात कैसे मिले, जनता को कैसे लोग समृद्ध बने, उसके लिए कार्रवाई होती है। उसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर अपने अपने व्यूज रखते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है, विपक्ष को कुछ कहने की आजादी नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ये आजादी देते ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा तंत्र जो लोकसभा का रचा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही रच रखा है। विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए या किसी और के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। वहां सिर्फ वो बोल सकता है जो लोकसभा अध्यक्ष चाहते हैं, और वही बोलेगा जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे कि हाँ भाई तुम्हें बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो तुम विपक्ष वाले हो, तुम नहीं बोल सकते। तो ये आज लोकसभा में हुआ। आशीष जी आगे बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से प्रहार किया केंद्र सरकार पर, उस पर भी मुझे आपकी प्रतिक्रिया लेनी है। लेकिन जब प्रियंका गांधी अपनी पहली स्पीच दे रही थी, तो गौर करने की बात बेहद जरूरी हो जाती है। सत्ता पक्ष का जो खेमा था, उनके चेहरे के रंग मुझे उड़ते दिखाई दिए, सभापति भी मुझे थोड़े से विचलित दिखाई दिए। तो क्या ये असर था पहले भाषण का? बिल्कुल, निश्चित रूप से गांधी के तो हर भाषण का असर होता ही है। गांधी से तो अंग्रेज भी घबराते थे, और गांधी से संघ भी घबराता था, और अब गांधी से भाजपा भी घबराती है। जब प्रियंका गांधी ने अपनी पहली बात बोली, जब प्रियंका गांधी ने अपना भाषण देना शुरू किया, तो उन्होंने उन शहीदों को नमन किया जो संसद के हमले के दौरान शहीद हो गई। ये कितनी बड़ी बात है कि एक पहला सांसद जो संसद में जा रहा है, जो संसद में पहली बार बोल रहा है, संसद की सीढ़ियां पहली बार चढ़ रहा है, वो संसद में पहुंचने के बाद उन शहीदों को भूला नहीं, उन शहीदों को उसे विस्मृत नहीं किया, उन शहीदों को याद किया कि इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, उनको श्रद्धांजलि देना, यह प्रियंका गांधी का एक उदाहरण है कि गांधी कभी किसी के त्याग, तपस्या और बलिदान को नहीं भूलते हैं। और प्रियंका गांधी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि उठेंगे, लड़ेंगे, और न्याय के लिए जनता हमेशा लड़ती है और जनता हमेशा लड़ेगी। अरे विपक्ष तो पूरा जो सत्ता पक्ष था, वो प्रियंका गांधी के भाषणों को इस तरह सुन रहा है कि अब करेंगे क्या। अब तो जो उनके सबसे बड़े चाणक्य हैं, आज राजा तो मौजूद थे नहीं इसके अंदर, लोकसभा के अंदर भाई राजा तो अदृश्य थे। और प्रियंका गांधी जी ने भी बताया कि राजा सिर्फ एक बार संसद में आए हैं और कुछ मिनटों के लिए आए थे, और राजा की अनुपस्थिति में उनके जो सेनापति हैं, उनके जो चाणक्य हैं, वो आगे आगे बैठे थे। अब वो बैठकर पूरी बातें सुन रहे थे, प्रियंका गांधी के भाषणों से घबरा रहे थे कि अब तक तो एक से लड़ाई होती थी, अब दूसरे से लड़ाई हो रही है। राज्यसभा में सोनिया गांधी जी बैठी है, लोकसभा में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों बैठे हैं। अब इनसे कैसे बचा जाएगा, अब इनसे हम कैसे लड़ें, क्योंकि ये तो बात सत्य की करेंगे, ये तो बात अहिंसा की करेंगे, ये तो बात न्याय की करेंगे, ये तो बात जनता की करेंगे, क्योंकि जनता की बात करना ही गांधी का अधिकार है, सत्य की बात करना ही गांधी का अधिकार है, सत्य के लिए लड़ना ही गांधी का अधिकार है। तो प्रियंका गांधी के भाषणों को सुनकर, प्रियंका गांधी की बातों को सुनकर आज ये उनको महसूस हो गया कि जो लड़ाई प्रियंका गांधी सड़कों पर लड़ती थी जनता के लिए, वो सड़क से संसद तक पहुंच चुकी है। जब जब सड़कों पर कोहराम मचाएगी सत्ताधारी पार्टी, तब तक संसद में कोहराम मचेगा, और कोहराम मचेगा सत्यता के लिए, कोहराम मचेगा लोगों की भलाई के लिए। जी, और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सत्य के लिए। जी सर, आपने राजा का जिक्र किया, तो राजा की कहानी सुनाते हुए प्रियंका गांधी ने भी प्रहार कर दिया कि राजा को शौक है बेस पर। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही प्रियंका गांधी जी ने, और बहुत ही मार्मिक बात भी हमने भी सुनी है। और उन्होंने चेयर को भी एड्रेस करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को भी कहा कि बोला आपने भी ये कहानी सुनी होगी। तो लोकसभा अध्यक्ष भी मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने कहानी तो सुनी है, क्योंकि कहानी तो सब बचपन से सुनते आए हैं कि एक राजा था, वह वेश बदलकर अपनी जनता के बीच में जाता था। लेकिन वो राजा बहुत ही संवेदनशील राजा था, वो राजा धार्मिक राजा था, वो राजा प्रजा की भलाई के लिए सोचता था, और उसके मन में ये बात थी कि मैं जितना मेरी प्रजा की भलाई के लिए सोचता हूं, क्या प्रजा भी उतना मुझे प्यार करती है।
या मैं प्रजा के लिए जितना करता हूं वो कम तो नहीं है, या मेरा कोई नगर सेवक या मेरा कोई सेनापति या मेरा कोई राजपुरोहित, मेरा कोई दरबारी जनता के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करता है, क्या जनता के अधिकारों का हनन तो नहीं करता है, क्या वहां के किसानों के साथ लूटपाट तो नहीं करता है, या किसी तरह की और जाति मेरी जनता के साथ तो नहीं होती है। तो वो उसका जायजा लेने के लिए जाया करता था, तो उसे सच्चाई का पता चलता था। आज के राजा, प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी बात की कि आज के राजा भी वैसे ही हैं, सेम टू सेम वैसे ही है, भेष बदलने में ओनली, सिर्फ भेष बदलने में, कपड़े बदलने में, सूट बूट बदलने में। एक दिन में 4-4 बार राजा कपड़े बदलकर जनता के बीच नहीं जाता है, राजा जनता के बीच नहीं जाता है, राजा विदेशों में जाता है, राजा अपने अडानी के पास जाता है, राजा अपने अंबानी के पास जाता है, राजा अपने उन दोस्तों के पास जाता है जो उसके खजाने की रखवाली कर रहे हैं, जिस खजाने को राजा ने उनको सौंप दिया कि भाई अब देश का पैसा तुम्हारे पास है, अब तुम चलाओ, मैं तो यहां आऊंगा और ये देखूंगा भाई तुमने कितना पैसा यहां इन्वेस्ट किया, कितना किया, कितना कहां आना है और कितना कहां जाना है। इसकी चौकीदारी करने के लिए राजा वेश बदल के हमेशा जाता रहता है। राजा को यह फिक्र नहीं है कि उसकी देश की जनता भूखी मर रही है, उसके देश के नौजवान भूखे मर रहे हैं, उसके देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, रो रहा है, माताएं बिलक रही हैं, बेटियां के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किस चरम सीमा पर आज पूरा देश पहुंच गया है, ये राजा को परवाह नहीं है। राजा सिर्फ और सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए वेश बदल रहा है। संवेदनशीलता मर चुकी है उस राजा की, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए और उनकी भलाई के लिए। तो ये प्रियंका गांधी जी की कहानी बहुत ही मार्मिक है और सत्य के आधार पर है कि उन्होंने बहुत ही सटीक और सही बात कही और इसका पूरा विश्लेषण उन्होंने आज की दौर के प्रधानमंत्री जो राजा है उनसे इसका सीधा सीधा ताल्लुक बिठाकर और इसको जनता के सामने स्पष्ट कर दिया। जी, मैं सुन रही थी प्रियंका जी का भाषण। 2 बिंदु मुझे ऐसे लगे, जो ऐसा लगा कि राहुल गांधी जिन बिंदुओं को लेकर सरकार पर हमलावर रहते हैं हमेशा, उसी का जिक्र प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर किया। अडानी और दूसरा देश के अंदर भय का माहौल। क्या ये 2 पहलू ऐसे हैं जिनको पहले से ही तैयार कर लिया गया था कि बिल्कुल राहुल गांधी के अंदाज में ही हमला करना है, अडानी को लेते हुए पूरी सरकार को लामबंद कर देना है एकदम? देखिए, गांधी कभी किसी से डरते नहीं है। आज चाहे पूरा हिंदुस्तान अडानी से डर रहा हो, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कभी किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी रगों में सत्यता का खून दौड़ रहा है, उनकी रगों में इंदिरा गांधी का खून दौड़ रहा है, उनकी रगों में राजीव गांधी का खून दौड़ रहा है, और जो नवाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो वो इस देश के इस माहौल से डरने वाले नहीं है। उनको चाहे आप ईडी का भय दिखाएं, चाहे सीबीआई का दिखाएं, चाहे इनकम टैक्स करें। 50-50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी ईडी से। क्या वह नौजवान घबराया? क्या राहुल गांधी उस चीज से घबराए? अगर कोई होता, कोई और होता, जो लोग पहले कांग्रेस में थे, ईडी इनकम टैक्स से घबरा कर भाजपा की वॉशिंग मशीन में चले गए, इसका भी जिक्र प्रियंका गांधी ने किया। तो उन लोगों की तरह डरने वाले गांधी नहीं है, क्योंकि गांधी ने कभी डरना नहीं सीखा। ना गांधी अंग्रेजों से डरे थे, ना गांधी भाजपा से डरेंगे। तो प्रियंका गांधी भी आज उतनी ही मुखर होकर, क्योंकि दिल में जज्बा सत्यता का है, दिल में जज्बा अहिंसा का है, और एक दर्द है कि मेरे देश का किसान, मेरे देश का नौजवान, मेरे देश की बेटियां, मेरे देश की माताएं बहनें तड़पनी नहीं चाहिए, उन्हें खुशहाली मिलनी चाहिए, उनके घर खुशियां आनी चाहिए। तो ये गांधी के दिल में और प्रियंका गांधी के दिल में भी यही बात है। तो इसलिए प्रियंका गांधी ने अडानी के लिए कहा, और इसमें क्या गलत कहा? आज सब कुछ आप अडानी के विस्तृत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही कि 142 करोड़ लोगों की चिंता इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। 142 करोड़ लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। किसान की नहीं है, रोजगार की नहीं है, व्यापारी की नहीं है, मरता है तो मरे, फांसी लगाता है तो लगाए, लेकिन चिंता है तो सिर्फ अपने मित्र अडानी की। जैसा मैंने कहा कि राजा वेश बदलकर अपने मित्र के खजाने को संभालने के लिए जाता था। जहां जहां प्रधानमंत्री जिस जिस देश की यात्रा करके आते हैं, वहां सौदा तय करके आते हैं, और उसके बाद तुरंत प्रभाव से अडानी उसी देश की यात्रा पर पहुंच जाते हैं और अपना व्यापार वहां स्थापित कर लेते हैं। भाई ऐसा क्या है अडानी जी में कि प्रधानमंत्री जाते हैं और अडानी वहां व्यापार शुरू कर देते हैं? आपने सारे देश देखे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने जो कहा अडानी के मुद्दे पर मुखर होकर, प्रियंका गांधी बाहर भी, जब सदन में प्रियंका गांधी जी नहीं पहुंची थी, चुनाव नहीं लड़ा था, तब भी सड़कों पर अडानी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम प्रियंका गांधी ने बखूबी निभाया है राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में। और दोनों ने हमेशा साथ रहकर अडानी के विपक्ष में मुखिर होकर प्रखट होकर अडानी के मुद्दे को ये उठाते हुए आए हैं। हिमाचल की भी बात प्रियंका गांधी ने की। बहुत ही अच्छी बात है कि हिमाचल में पूरे सेब के खेत ही अडानी को दे दिए गए, जबकि वो वहां की राज्य सरकार ने नहीं दिए हैं, वो केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो वहां का किसान तो रो रहा है, वहां का किसान तो परेशान होकर बैठा है।
जी, लेकिन आशीष कि जी अभी 142 करोड़ लोगों में से सिर्फ अडानी कमाएंगे, और कोई व्यापारी नहीं है, और कोई रोजगार करने वाले नहीं है, और कोई इन्वेस्टर नहीं है, और कोई नहीं है इस देश में व्यापार करने वाला जिसको जमीन दी जाए, जिसको व्यापार के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाए। सिर्फ अडानी है जो व्यापार के साधन इनको उपलब्ध करा दीजिए, इनका कर्जा माफ कर दीजिए, इनको ही एयरपोर्ट दे दीजिए, इनको ही बंदरगाह दे दीजिए, इनको ही रेलवे दे दीजिए, इनको ही सड़क दे दीजिए, इनको ही कारखाने दे दीजिए, इनको ही सारी बिजली कंपनियां दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए अडानी जी को, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अडानी जी पूरा पैसा लेकर विदेश चले जाएंगे। लेकिन सर सवाल ये भी अहम है ना कि देश के प्रधानमंत्री को कायर कहना, कायरों की सरकार कहना कितना सही है। सदन के अंदर भी ये हमला बोला, और इससे पहले प्रियंका गांधी पहले भी बोल चुकी है कि कायर है देश का प्रधानमंत्री। क्या ठीक है? देखिए देखिए, कायरता तो वहीं स्पष्ट हो गई जब जब पूरा देश अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, उद्यमी थे, नौजवान थे, हमारे देश की माताएं थी, बहनें थी, हर वर्ग था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब कुछ जो देश की लड़ाई लड़ रहा था भारत माता को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से। और संघ उस समय क्या कर रहा था, आरएसएस उस समय क्या कर रहा था, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहा था, अंग्रेजों के लिए साठगांठ कर रहा था, और देश के स्वतंत्रता सेनानियों, देश के क्रांतिकारियों, देश के लिए लड़ने वाले लोगों की बातें बता रहा था अंग्रेजों को आकर। तो ये काम तो तब से ही, ये कायराना काम आरएसएस का है, तब से ही ये कर रहे हैं। जनसंघ ये काम करता है, फिर उसके बाद भाजपा ये काम करती है, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कायर है। कायर इसलिए कहा प्रियंका गांधी ने कि आप देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप मणिपुर जाने से क्यों घबरा रहे थे, आप हाथरस जाने से क्यों घबरा रहे थे, भाई क्यों घबरा रहे थे? सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, सब कुछ आपका है, वहां जो बैठा मुख्यमंत्री आपका है, वहां का प्रशासन आपका है, तो फिर क्यों नहीं जा रहे? और मणिपुर कितना जल चुका है, मणिपुर कितना खत्म हो चुका है, ये कायर प्रधानमंत्री नहीं है तो और क्या है? मैं प्रियंका गांधी जी के शब्दों को दोहराऊंगा कि वाकई में कायरों के हाथों में सत्ता नहीं रह सकती। कुछ दिन भले ही वो सत्ता का उपभोग कर ले, मौज कर ले, मस्ती कर ले, देश की जनता को भ्रमित कर ले, लेकिन कायरों की सत्ता जाएगी और बलशालियों की और देश के लिए लड़ने वालों की सत्ता वापस आएगी। प्रियंका गांधी जी ने कोई गलत नहीं कहा। 140 सांसदों को निकाल दिया गया, ये कौन सा बहादुरी वाला फैसला था? 140 सांसदों को आप लोकसभा और राज्यसभा से बाहर कर देते हैं, तो ये कौन सा बहादुरी भरा फैसला था? लड़ते आप उनके साथ। लड़ने का मतलब चर्चा से होता है, संसद में और लोकसभा में पटल पर चर्चा होती है कि देश के लिए नीतियां हम कैसे बनाएं। क्या हम ये बिल लेकर आ रहे हैं तो इसमें विपक्ष पूरी अपनी भूमिका निभाता है, ये सही है या गलत है? पहले ऐसा ही होता था, पहले विपक्ष को पूरी आजादी थी, चाहे इंदिरा जी के समय हो, चाहे राजीव जी के समय हो, चाहे मनमोहन जी के समय हो, आजादी थी। नरसिम्हा राव जी के समय भी विपक्ष को आजादी थी अपनी बात कहने की। क्या बात कही, अगर हमारे बिल में और इन चीजों में कोई त्रुटि है और कुछ और हम इसमें अच्छा कर सकते हैं तो आप उसमें चर्चा कीजिए, आप उसमें लड़िए, क्योंकि आप देश की जनता के लिए चुनकर संसद में बैठे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज देश की जनता के लिए लड़ने वाले को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जेलों में डाल दिया जाता है, जिन्हें फर्जी एफआईआर करा के डाल दिया जाता है। इन प्रकार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को नहीं बोलने दिया जाएगा, तो ये कायराना व्यवहार नहीं है तो और क्या है? ये कायरता है। वही कायरता है जो संघ किया करता था, और वही कायरता है जो आज भाजपा कर रही है। प्रियंका गांधी जी का कथन बिल्कुल सही है। अगर दम है लड़ने का मोदी जी, तो आमने सामने लड़िए। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जनता की आंखों में देखकर राजनीति कीजिए, जनता से आंख चुरा कर राजनीति मत कीजिए, आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत कीजिए। कांग्रेस ने कभी जनता के आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने हमेशा जनता के दिलों में बैठकर राज किया है, उनकी आंखों में आंखें डालकर राजनीति की है, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी नीतियों की बात की है। प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है कि चीन को लाल आंखें दिखाओ और फिर उसी चीन को जाके गले लगा लो। पाकिस्तान को गालियां देने वाला प्रधानमंत्री बिरयानी खाने चला जाता है। तब वो मजबूती कहां आती है? मैं 2 मिनट अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि वो मजबूती कहां आती है, वो हौसला कहां आता है, वो जज्बा कहां आता है? आपके प्रधानमंत्री में वो हौसला नहीं दिखता जो इंदिरा गांधी में दिखा करता था, जिसने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश बना दिया था, जिसने भूगोल बदल दिया था। वो प्रधानमंत्रियों का जज्बा होता है। और वो कांग्रेस है जिसने बोफोर्स घोटाला होने के बाद भी जेपीसी की मांग को स्वीकार किया था। हिम्मत दिखाई थी कांग्रेस ने कि हम जेपीसी की मांग को स्वीकार करते हैं और हम बोफोर्स के इस घोटाले की जांच करेंगे। और आज के प्रधानमंत्री करके दिखा दें।
आज के हम्म। प्रधानमंत्री तो सारे दागियों को अपनी तरफ लेकर वॉशिंग मशीन में उनको बिल्कुल साफ सुथरा करके महाराष्ट्र की सरकार तोड़ देते हैं। महाराष्ट्र की सरकार तोड़ देंगे, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ देंगे, कर्नाटक की सरकार तोड़ी थी उन्होंने, और फिर ठीक है। राजस्थान में भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था सरकार तोड़ने का। उसके बाद हिमाचल में भी अभी ताजा ताजा प्रयास किया था उन्होंने तोड़ने का। तो ये कायरता नहीं है तो और क्या है? लड़ने का जज्बा नहीं है, लड़ने का जज्बा ठीक है नहीं है आज के आशीष जी। प्रधानमंत्री में, हौसला नहीं है। हाँ आशीष जी, मैं आखिरी टिप्पणी चाह रही हूँ जो कि बेहद जरूरी हो गई है, और शॉर्ट में रखिएगा ताकि लंबा ना हो जाए इंटरव्यू, चर्चा हम फिर कभी और भी करेंगे। जी प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से आज भाषण दिया, तो क्या ये माना जाए कि अब एक और एक 11 दिखाई देने वाला है संसद के अंदर, जो सरकार पे सीधे तौर पर भारी पड़ता दिखेगा? जी बिल्कुल, एक और एक 11 ये 100% सरकार के ऊपर बहुत भारी तरीके से हमला करते हुए नजर आएंगे, और सरकार बैकफुट पर जाती हुई आपको 100% नजर आएगी। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आज रंग उड़ चुका है। अब वो इन तैयारियों में लगेंगे अपने चाणक्य से पूछ के कि भाई किया क्या जाए वहां संसद में जाकर, क्या बोलूं मैं संसद में, क्या फिर से नेहरू जी को ही अपना टारगेट बना लूं, या फिर नेहरू जी के ही ऊपर बोलूं, इंदिरा जी के ऊपर ही बोलूं, मैं मेरी आज की चीजों को नहीं बताऊं, क्या करना चाहिए? अब विपक्ष अब भी सत्ता बैठेगी, सत्ता लिखेगी, सत्ता पढ़ेगी और प्रधानमंत्री जी को समझाएगी कि घबराइए मत, घबराइए मत। वो एक गांधी तो आपको तड़पड़ा देता था, लेकिन ये जब दूसरी प्रियंका जी पहुंच गई है तो घबराने की जरूरत है, हम कुछ करेंगे, आपके लिए करेंगे। या तो आपको विदेश ये की यात्राओं पर भेज देंगे, नहीं तो फिर संसद में कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, फिर से देशद्रोही बोल देंगे राहुल गांधी जी को, या फिर कुछ और ऐसा क्या नाम, मंदिर मस्जिद का कोई ना कोई मामला ले आएंगे जिससे पूरा देश भटक जाएगा और आपको इससे बचने में आसानी मिल जाएगी। कुछ ना कुछ तो मैं कहता हूं, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक और एक 11 से घबरा कर अब इस संसद में आने से तो रहे, और आएंगे तो ऐसे झूठे जुमले, ऐसे झूठे वादे लेकर आएंगे जिनका जनता से कोई मतलब नहीं होगा, जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं होगा, जिसमें जनता की कोई भलाई नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जोड़ी देश में एक एक नंबर पर छाएगी। एक और एक 11 होते हैं और 11 शगुन होता है, और ये 11 की जोड़ी इस देश को सफलता दिलाएगी और इस देश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगी, किसानों को उनका हक दिलाएगी, महिलाओं को उनका हक दिलाएगी, उद्यमियों को उनका हक दिलाएगी, और इस देश को तरक्की की राह पर ले जाने का काम ये जोड़ी करेगी। ठीक है सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कितना 11 का कमाल करने वाला है तो इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी के भाषण के बाद जाहिर तौर पर इंतजार यह है कि प्रियंका गांधी के प्रहारों का जवाब पीएम मोदी किस अंदाज में देते हैं और कैसे इस हमले को पलटवार करते हुए दिखाई देंगे। देखना होगा कि संसद के अंदर कल क्या कुछ होता है। प्रियंका गांधी का आज का भाषण आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। 30,000